सुमित्रा देवी की 5 बहुएं थी और पांचों में आपस में बहुत अच्छी बना करती थी। सुमित्रा देवी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो पुराने ख्यालों की थी। उसे लगता था कि उसकी 5 बहुएं आपस में मिलजुल कर रहेंगी तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे ही एक दिन उसकी 5 बहुएं उसके पास आकर कहती हैं, माँ जी, घर से कुछ ही दूरी पर एक बहुत अच्छा मेला लगा है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो घर का काम करके हम 5 बहुएं उस मेले में घूम आएं। हाँ माँ जी, हम ये बात जानते हैं कि आपको घुटनों में दर्द रहता है और आप ज्यादा बाहर आना जाना पसंद भी नहीं करती, तो हमने सोचा हम 5 ही मेला घुमाते हैं। अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए होगा तो हम आपके लिए लेते हुए आ जाएंगे। सुमित्रा अब उन 5 को घूर कर देखती है और उन 5 से कहती है, तुम 5 ने मुझे इतना बुजुर्ग समझ लिया है। अरे माना कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है और मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुजुर्ग हो गई। और हाँ, कोई जरूरत नहीं है मेला जाने की। भले घर की बहुएं मेला घूमने नहीं जाती, वैसे भी वहाँ चोर लुटेरे घूमते हैं जो मौका देखकर पर्स और मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं। इतनी भीड़ में पकड़ में भी नहीं आते हैं। माँ जी, हम मोबाइल लेकर ही नहीं जाएंगे ना, और फिर आप हमें अपना बटन वाला मोबाइल दे देना, उसे ही लेकर चले जाएंगे। वैसे भी कोई चोर उसकी तरफ एक बार देखना भी पसंद नहीं करेगा और उसे चुरा नहीं पाएगा। नहीं बहू, आजकल जमाना बहुत खराब है और हर किसी की नजर अच्छी नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बहू को कोई भी गलत नजर से देखे, इसलिए तुम 5 कहीं नहीं जा रही हो। बस बात खत्म। सुमित्रा की ये बात सुनकर उसकी 5 बहुओं का चेहरा निराशा से उतर जाता है। वहीं वो मेला 10 दिन के लिए लगने वाला था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुमित्रा की 5 बहुओं का मेला जाना बहुत जरूरी था। उनका बहुत दिल जो था, लेकिन उनकी सास उन्हें जाने नहीं दे रही थी। इसी बारे में वो 5 बहुएं रसोई में बातें कर रही थी। हम 5 को ही नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी ससुराल वाली वेजिटेरियन है, इसलिए हम बिल्कुल भी नॉनवेज ना ही बना पाते हैं ना ही खा पाते हैं। लेकिन मेले में तो हम जाकर नॉनवेज खा सकते थे ना। और मैंने तो सुना है कि मेले के अंदर मटन चाप का बहुत अच्छा ठेला खुला है, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया और सस्ती मटन चाप मिलती है। मेरी सहेली ने मुझे फोन करके बताया था और स्नैपचैट पर फोटोज भी भेजी थी। लेकिन हम क्या करें, माँ जी के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, वरना माँ जी को तो बुरा लग जाएगा। वो 5 आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी उनका ससुर किशोर पानी पीने के लिए रसोई में आता है और 5 की बातें सुनकर उनसे कहता है, बहू, मैं जानता हूँ कि तुम 5 अपनी सास की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो और मेला घूमने के लिए जाना चाहती हो, इसलिए तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जुगाड़ है। इस जुगाड़ के चलते मेला घूमने भी जा पाओगे और मटन चाप का भी आनंद उठा पाओगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पिताजी? हम मटन चाप खाने के लिए और मेला घूमने के लिए आपकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। तो शर्त बस इतनी है कि तुम्हें मेरे लिए भी मटन चाप पैक करवा कर लाना होगा, क्योंकि मुझे भी नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन सुमित्रा को हमेशा अपनी चलाने की आदत है और उसने इस घर में नॉनवेज बनाना और लाना दोनों बंद करवा रखा है। सुप्रिया ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और अपने ससुर से सवाल करती है, इसका मतलब ससुर जी आप भी नॉनवेज खाते हैं? हमें तो ये बात आज तक पता ही नहीं चली कि आपको भी नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। बहू, मैं ये बात तुम लोगों को कैसे बता सकता था? मुझे यह डर था कि तुम सुमित्रा को ना बता दो कि मैं बाहर छुप छुप कर नॉनवेज खाने जाता हूँ। और ये कि मेले में जो दुकान लगती है मटन की, मैं वहीं जाकर आया हूँ और सच में बहुत बढ़िया मटन बिकता है वहाँ, बड़ा टेस्टी है। एक बार खाओगी तो बहुत मजा आएगा। ससुर जी, अब हमें जलाना बंद भी कर दीजिए। कोई ऐसा तरीका बताइए ना जिससे हम मटन चाप खाने के लिए जा सके और किसी को दिक्कत ना हो। शायद तुम ये बात नहीं जानती कि उसकी बचपन की सहेली ने सुमित्रा को अपने घर बुलाया है और वो कल दोपहर को अपनी सहेली से मिलने के लिए जाएगी और उसे आने में रात हो जाएगी। अगर तुम अपना सारा काम सही समय से निपटा लो तो सुमित्रा के वापस आने से पहले तुम मेला भी घूम कर आ सकती हो और मटन चाप भी खा सकती हो। ससुर जी, आपने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम कल सारे घर का काम पहले से निपटा लेंगे और सुबह ही ऐसी सब्जी बना देंगे जो रात तक चल जाए, ताकि रात को
मेले से वापस आकर हमें कुछ बनाना ना पड़े। और वादा करते हैं ससुर जी, हम आपके लिए भी मटन चाप लेकर आ जाएंगे। आखिर आपने भी तो हमारी इतनी मदद की है। चलो, हमें ये देखकर जानकर खुशी हुई कि इस घर में कोई और तो है जो हमारी फिक्र करता है, वरना हम पांचों बहुओं के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। अब सुमित्रा की पांचों बहुएं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। अगली सुबह उठकर वो जल्दी जल्दी सारे घर का काम करने लगती हैं। सुमित्रा उन पांचों को काम करते देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या बात है, आज तो तुम पांचों में एक अलग ही फुर्ती नजर आ रही है। इतनी जल्दी जल्दी घर के सारे काम कर रही हो तुम। कहीं जाना है क्या तुम लोगों को? माँ जी, हमें तो नहीं जाना, लेकिन आपको तो अपनी सहेली से मिलने के लिए जाना है ना? ये तुम क्या बोल रही हो? और मैंने तो तुम बहुओं को बताया ही नहीं कि आज मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जाने वाली हूँ। तो तुम्हें ये बात कैसे पता चली? प्रिया के मुंह से गलती से ये बात निकल जाती है और सुप्रिया ने बात को संभालते हुए कहा, मुझे लगता है आप भूल गई। कल आपने ही हमें बताया था कि आज आप अपनी सहेली के घर घूमने जाएंगी और आपको आने में रात हो जाएगी। शायद आप इतनी ज्यादा बिजी रहती हैं माँ जी कि सब लोगों का ख्याल रखने के चलते आप अपनी बातें भूल जाती हैं। सुप्रिया बहू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर सुमित्रा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और उसके कुछ देर बाद वो तैयार होकर अपनी सहेली के घर के लिए निकल जाती है। वहीं उसकी पांचों बहुएं मेले में घूमने के लिए चली जाती हैं। पहले वो पूरा मेला अच्छे से घूमती हैं। उसके बाद मटन चाप वाले की दुकान पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। बताइए बहन जी, कितनी प्लेट मटन चाप लगा दूं? आप हमारे यहाँ की मटन चाप खाएंगे तो बार बार यहाँ आएंगे। अरे भाई साहब, तो देरी किस बात की? पहले एक एक प्लेट से शुरू कर दो, फिर जैसे जैसे प्लेट खत्म होती जाए और देते रहना। दुकानदार ने अब पांचों बहुओं के आगे मटन चाप रख दी। पांचों बहुएं बड़े स्वाद से उस मटन चाप को खाती हैं। उसका स्वाद उन सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। सच में यार, मटन चाप खाकर तो मजा आ गया। पहले पता होता तो जितने दिन ये मेला लगा, कोई ना कोई बहाना बनाकर रोज मटन चाप खाने आ जाया करते। लेकिन अब बहुत देर हो गई है और ससुर जी के लिए भी तो मटन चाप लेकर जानी है। अगर माँ जी हमसे पहले आ गई तो बेकार में कलेश हो जाएगा घर पर। चुप चुप, ऐसा मत बोल रानी। अरे ऐसा मत ही बोल। वैसे भी माँ जी का नाम सुनते ही देख मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अब पांचों बिना किसी देरी के अपने ससुर के लिए मटन चाप पैक करवाकर घर आने लगती हैं। लेकिन वो घर पर सुमित्रा देवी को डाइनिंग रूम में बैठा देखकर हैरान रह जाती हैं। वहीं प्रिया घबराकर मटन चाप की थैली को जमीन पर गिरा देती है और सुमित्रा उठकर आती है। मटन चाप देखकर गुस्से में अपनी बहुओं से कहती है, ये सब क्या है बहू? मैं कुछ घंटे के लिए घर से बाहर क्या गई? तुम लोगों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तुम जानते हो इस घर में नॉनवेज खाना और बनाना दोनों मना है, तो तुम लोग इस घर में नॉनवेज कैसे लेकर आ सकती हो? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। हम पांचों बहुओं का मटन चाप खाने का बहुत ज्यादा मन था। अगर तुम पांचों का मटन चाप खाने का मन कर भी रहा था तो बाहर के बाहर खा कर आ सकती थी। इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसी बहुएं मेरे घर के लिए नहीं चाहिए जो मेरे आदेश का पालन ना करे। निकल जाओ तुम पांचों इस घर से। सुमित्रा की पांचों बहुएं इसकी बात सुनकर रोने लगती हैं। तभी उनका ससुर वहाँ पर आकर कहता है, बस बहुत हो गया सुमित्रा, मेरी 5 बहुएं इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। अगर तुम्हें इनसे कोई दिक्कत है या परेशानी तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। और रही नॉनवेज की बात, तो ये मटन चाप मैंने इनसे मंगवाया था। ये लोग तो मटन चाप खाकर आ गई थी, लेकिन मैंने ही कहा था कि मेरे लिए पैक करवा लाना। और ये पांचों मुझसे इतना प्यार करती हैं कि इन्होंने तुम्हारे डर के आगे भी मेरा नाम नहीं लिया। सुमित्रा को एहसास होता है कि उसकी पांचों बहुओं में कितना अपनापन था। और जब सुमित्रा का पति भी अपनी 5 बहुओं का साथ देता है तो सुमित्रा के पास बोलने को कुछ नहीं बचता। उसके बाद सुमित्रा माफी मांगती है। उन्हें कभी कभी बाहर जाकर नॉनवेज खाने की इजाजत भी दे देती है, लेकिन साथ ही ये शर्त रखती है कि उसकी पांचों बहुएं कभी भी घर में नॉनवेज नहीं बनाएगी। इस तरह पांचों बहुएं मटन चाप खाकर बहुत खुश होती हैं और अपने ससुर को भी कभी कभी मटन चाप खरीद कर खिला दिया करती हैं। चंचल की शादी शहर में रहने वाले सूरज से हो जाती है। चंचल पहली बार गांव से शहर आ रही होती है। शहर आने के बाद चंचल को अपना ससुराल बहुत पसंद आता है, क्योंकि चंचल का ससुराल बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके घर में हर चीज की सुख सुविधा थी। ये सब देखकर चंचल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान जी, मेरा ससुराल तो सच में बहुत बड़ा है।
आज तक इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी महल में आ गई हूँ। सच कहा है किसी ने, जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। शादी करने के बाद तो मेरी किस्मत ही बदल गई, वो भी पूरी तरीके से। कहाँ मैं गांव में गोबर उठाती थी और दिन भर गाय भैंस चराती थी, और अब शादी के बाद तो मेरे ठाट बाट बन गए। मैं तो महारानी बनकर रहूंगी इस घर में। चंचल बहुत ही सीधी थी और कम पढ़ी लिखी थी, इसीलिए सूरज इस शादी के खिलाफ था। लेकिन अपनी माँ कुसुम के जिद के कारण सूरज ने चंचल से शादी कर ली थी। कुसुम अपने बहू बेटे को घर के अंदर लाती है और खुद अपनी बहू के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। ये लो बहू, चाय पियो और हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। अब से ये घर तुम्हारा ही है। इस घर को तुम संभाल के रखना। इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पे है, क्योंकि अब तो मैं फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि अब मेरी बहू जो आ गई है। अरे वाह, चाय की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और चाय दिखने में भी काफी अच्छी लग रही है। साथ में ये कप भी एकदम दिखने में काफी महंगे हैं। आज तक मैंने कभी कप में चाय नहीं पी है। बड़ा मजा आ रहा है वैसे तो। क्या बात है चंचल बहू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हें मेरा घर परिवार सब पसंद तो आया ना बेटा? अरे सासू माँ, आप भी ना कैसी बातें करती हो। भला इतना बड़ा घर किसी लड़की को पसंद क्यों नहीं आएगा? आप तो जानती हो ना कि मैं कैसे झोपड़ी वाले घर में रहती थी और अब सीधा महल में आ चुकी हूँ। और वैसे भी थोड़ा बहुत चीजों को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। समय तो लगता ही है। अब जो कुछ भी है ये तुम्हारा ही है, इसे तुम्हें संभाल कर रखना है। अब ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अब तुम इस घर की बहू हो और एक बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और एक लक्ष्मी होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है बहू कि तुम इस घर में सभी का ध्यान रखो और अपने घर परिवार की उन्नति के बारे में सोचो। सासू माँ, मुझे ना मेरी चंपा की याद आ रही है। अगर यहाँ पे चंपा होती ना तो मैं उसे बताती कि मेरा ससुराल कितना अमीर है। चंपा? ये चंपा कौन है? अरे सासू माँ, हमारी भैंसिया है जिसका नाम चंपा है। वैसे सासू माँ, चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। हमारे गांव में तो काली चाय बनती थी। 4 भैंसियां होने के बावजूद भी हमारी अम्मा हमको दूध वाली चाय देती ही नहीं थी। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा जब मन करे तुम दूध वाली चाय पी लिया करो। चंचल की ऐसी बातें सुनकर सूरज का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। तभी मौका पाकर सास अपनी बहू को पति को कैसे खुश किया जाता है ये सब सिखाने लगती है। बहू, तुझे पता तो है ना कि सूरज इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा उसे, वो समझ जाएगा। एक काम कर, गरम गरम दूध ले जाओ उसके लिए और अपने पति को पिला दियो। सुहाग रात है तुम दोनों की। और आज के दिन क्या होता है ये तो तुम्हें पता है ना अच्छे से बहू? हाँ सासू माँ, हमें सब पता है। फिल्मों में हमने भी देखा है कि कैसे एक दुल्हन अपने पति को दूध पिलाती है। सच में बहू, बहुत भोली है तू। चल जा, जल्दी से दूध लेकर जा, पगली कहीं की। सास की बात मानकर चंचल मुस्कुराते हुए हाथ में दूध का ग्लास लिए सूरज के पास जाती है और सूरज तो पहले ही गहरी नींद में सो चुका था। तभी चंचल उसे जगाती है और बोलती है, स्वामी जी उठिए ना, ये लीजिए, हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं। अब जल्दी से ये दूध पी लीजिए। और हाँ, आज तो हमारी सुहाग रात है ना, आप भूल गए क्या? सुहाग रात? और तुम्हारे साथ शक्ल देखी है अपनी? तुमने और ये जो दूध का गिलास पकड़ा है ना हाथ में, तुम ही गटक जाओ इसे। बात करती हो, पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में तुम्हारे से शादी हो गई। अब आगे की जिंदगी तो पता नहीं कैसे ही कटेगी मेरी। अगर आपको बुरा ना लगे तो ये दूध हम पी जाएं। अरे जो करना है करो यार, मुझसे बात मत करो। सूरज की बातों का चंचल को बहुत बुरा लगता है, पर बेचारी खुशमिजाज लड़की थी, इसीलिए वो सूरज की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सारा का सारा दूध खुद पी लेती है। थोड़ी देर में चंचल फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है और वह जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये बाथरूम है, इतना बड़ा बाथरूम, और दिखने में तो कमरे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे इस बाथरूम से तो बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा है। एक काम करती हूँ, यहीं सो जाती हूँ। चंचल को बाथरूम इतना ज्यादा पसंद आ जाता है
कि वो बाथरूम में ही जाकर सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह उठकर सूरज जैसे ही फ्रेश होने के लिए जाता है तो देखता है कि चंचल बाथरूम में सोई हुई है। ये सब देखकर सूरज को गुस्सा आता है और वो चंचल पर चिल्लाने लगता है। अबे ओ गांव की गवार, अरे पागलों वाली हरकतें क्यों करती हो? ये बाथरूम है, बेडरूम नहीं है। अरे सोने के लिए बेड होता है कमरे में। सच में जानवरों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हमारा मन, हम चाहे बाथरूम में सोए या फिर बेडरूम में सोए। अरे यार, फालतू की बहस मत करो मेरे से। और मेरा 1% मन नहीं है तुमसे बात करने का। एक तो तुम्हारी शक्ल सूरत तो छोड़ो, तुम्हारे में तो बुद्धि भी नहीं है यार। तुमसे तो कोई गवार भी शादी ना करे। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं तुम्हारे पल्लू बंध गया। सूरज बुरी तरह से चंचल को डांट देता है और तभी वहाँ चंचल की सास आ जाती है और अपने बेटे से बोलती है। अरे बेटा, क्या हो गया? क्यों बेकार में चिल्ला रहा है बहू पे तू? अरे मैं जानती हूँ कि बहू गांव की है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम जब चाहो उसकी बेइज्जती कर दो। अगर तुम उसे शहर के तौर तरीके नहीं समझा सकते तो बेइज्जती तो मत करो उसकी। माँ मुझे माफ करो, मैं आज तक कभी आपसे इस बारे में बोला नहीं, पर आज मैं कहता हूँ आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इस पागल लड़की के साथ मेरी शादी करवा कर। अरे गवार है ये, इसको ये नहीं पता कि बाथरूम सोने के लिए नहीं बना। इतना बोलकर सूरज गुस्से में ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद सास ठान लेती है कि वो अपनी बहू को पूरे तरीके से बदल कर ही रहेगी। ऐसे ही अब कुसुम अपनी बहू को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोचिंग सेंटर भेजना शुरू कर देती है, जहां चंचल को शहर के तौर तरीकों के बारे में सिखाया जाता है। देखते ही देखते चंचल शहर के तौर तरीकों में पूरे तरीके से ढल जाती है और उसे सामने वाले से कैसे बात करना है और खुद को कैसे मेंटेन करना है आदि जैसी सारी चीजें बखूबी आ जाती हैं। चंचल का ऐसा रूप और बदलाव देखकर सूरज हैरान हो जाता है, क्योंकि अब चंचल का रहन सहन पूरे तरीके से बदल जो चुका था। ऐसे ही अब सूरज आए दिन चंचल के पीछे पीछे घूमता रहता था, लेकिन चंचल उसे जरा सा भी भाव नहीं दे रही थी। ऐसे ही एक दिन सूरज और चंचल कमरे में थे, तभी सूरज चंचल के पास जाता है और बोलता है। वैसे तुम्हें इस तरह से बदला हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। सच में तुम अब पहले से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो और तुम्हें बात करने का तरीका भी आ गया है। वैसे एक बात बोलूं, सही कहा है किसी ने कि सच्चा प्यार वही होता है जहां आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकारा जाए। आपने तो मुझे मेरी कमियों को देखकर छोड़ ही दिया, पर आज जब पूरी तरह से मैं बदल चुकी हूँ तो आपको मैं अच्छी लग रही हूँ। चंचल की बातें सुनकर सूरज खुद पर बहुत शर्मिंदा होता है और वो अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उसके बाद चंचल अपने पति को माफ कर देती है और दोनों हंसी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं और अपना जीवन बिताने लगते हैं। सुबह सुबह का समय था। कावेरी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। उसका पति विजय कमरे में तैयार हो रहा था। थोड़ी ही देर में विजय अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और कावेरी उसे नाश्ता परोसती है। तभी वहाँ कावेरी की पड़ोसन मोहिनी आती है, जो दिखने में बहुत ही सेक्सी थी। ओह माय गॉड, लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। देखो तो जरा, यहाँ नाश्ता चल रहा है। अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं भी नाश्ता करके जाऊंगी। क्यों विजय जी? हाँ मोहिनी जी, बैठिए ना। नेकी और पूछ पूछ, आप ही का घर है। आपका जब मन करे तब आप आ सकती हैं और कुछ भी खा सकती हैं। आपको कौन रोकेगा? वैसे आज तो मैं किस्मत वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ खाने का मौका मिला है। विजय जी, आप भी ना कभी कभी जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं मेरी। कावेरी, तुम ऐसे क्या देख रही हो? नाश्ता दो ना मुझे। आखिर मैं विजय जी के साथ खाना चाहूंगी इनका नाश्ता। अजीब सा मुंह बनाते हुए कावेरी विजय, मोहिनी और खुद को नाश्ता परोसती है। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। विजय जैसे ही उठकर जाने लगता है, तभी मोहिनी बोलती है। विजय जी सुनिए ना, अगर आप लेट ना हो रहे हैं तो क्या आप मुझे सुपरमार्केट ड्रॉप कर देंगे? वो क्या है ना, मुझे वहाँ से कुछ सामान लाना है, जिस वजह से मैंने आपको परेशान करने की सोची। अदरवाइज मैं आपको परेशान नहीं करती। अब आखिर मैं आपको परेशान
कैसे कर सकती हूँ विजय जी? सुपरमार्केट जाना है आपको? ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अगर आप मुझे कहोगे पाकिस्तान छोड़कर आओ तो मैं पाकिस्तान छोड़ आऊंगा, वो भी बिना वीजा के। और आप बस सुपरमार्केट की बात कर रही हो। विजय की बात सुनकर मोहिनी मुस्कुराती है, जिसके बाद विजय और मोहिनी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों को देखकर कावेरी का खून बुरी तरीके से खोल जाता है। कावेरी हमेशा से अपने पड़ोसन यानी कि मोहिनी पर नजर रखा करती थी, क्योंकि मोहिनी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। इसलिए मोहल्ले का हर एक लड़का और हर एक आदमी उसके आगे पीछे घूमता था। विजय भी उन सब में से एक था। मोहिनी जिसे हंसकर जो कह दिया करती, हर कोई उसका काम करने के लिए पागल हो जाया करता। तभी वो गुस्से में लाल पीली कावेरी खुद से बोलती है, अगर मैं अभी इन्हें कुछ काम के लिए बोल दूं ना, तो ये मुझे 100 बहाने देंगे कि ये काम है और वो काम है। इस डायन ने एक मुस्कान क्या दे दी, ये तो इसके पीछे पागल ही हो गए हैं। बस इसके पीछे पागलों की तरह घूमे जा रहे हैं। पड़ोसन है ना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। लेकिन जिस दिन पानी मेरे सर से ऊपर गया ना, तो इस मोहिनी के ना बाल पकड़ के घसीट के ना इस मोहल्ले से बाहर फेंक दूंगी, ताकि ये दोबारा किसी के पति को स्माइल दे ही ना पाए। गरम जली नाच पिटी। ऐसे ही खुद से बड़बड़ाती हुई कावेरी घर के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते हैं और हर दिन के साथ कावेरी को मोहिनी और भी ज्यादा खटकने लगी थी। ऐसे एक दिन कावेरी और विजय कहीं बाहर जा रहे थे। विजय ने एक बहुत ही सुंदर लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात मोहिनी से हो जाती है और मोहिनी विजय को देखकर बोलती है, ओह माय गॉड विजय जी, इस लाल कलर की शर्ट में तो आप एकदम कातिल लग रहे हैं। बहुत ही जच रहा है ये रंग, बिल्कुल कश्मीरी लाल मिर्च की तरह लग रहे हैं आप। दिल तो कर रहा है आपको कच्चा चबा जाऊं, लेकिन आप शादीशुदा हैं, खा नहीं सकती। अगर आप शादीशुदा ना होते तो मैं आपको एकदम हरी मिर्च और लाल मिर्च की तरह कच्चा चबा कर खाती। मोहिनी जी, मेरे पति की तारीफ के लिए शुक्रिया। और अगर आपको लाल मिर्च खाने हैं ना, तो जाके बाजार से खरीद लीजिए। वहाँ पे बोरी की बोरी मिलती है, सारी की सारी अपने मुंह में डाल लेना। मेरे पति के ऊपर दोबारा डोरे मत डालना। अरे मेरा मतलब है, मेरे पति को खाने की आप सोचना भी मत। कावेरी की बात सुनकर मोहिनी का गंदा सा मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर विजय तो मोहिनी की इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है। शाम को दोनों पति पत्नी घर चले आते हैं और अगले दिन ऑफिस से घर आते हुए विजय के हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स पड़े हुए थे। ये सब देखकर कावेरी बोलती है, ये सब क्या है? आप इतनी सारी शॉपिंग करके आए हैं, क्या बात है? हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। ये सब तो मैं अपने लिए लाया हूँ। अरे ऐसा भी क्या खरीद लिया आपने? जरा मैं भी तो देखूं। एक आधे कम से कम मेरे लिए भी तो ले आते ना। हाँ देख लो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। विजय फ्रेश होने के लिए चला जाता है और कावेरी सारे शॉपिंग बैग्स को खोलकर देखती है। हर एक शॉपिंग बैग में रेड कलर की शर्ट थी। ये देखकर कावेरी हैरान हो जाती है और वहीं पर विजय आता है। ये सब क्या है? आप इतनी सारी लाल रंग की शर्ट क्यों लेकर आए हैं? अरे यार तुम भी ना। अरे मोहिनी जी ने कहा था मुझसे कि विजय जी, लाल शर्ट में ना आप बहुत क्यूट लगते हो और बहुत अच्छे भी लगते हो। तो मैं ना बहुत सारा ले आया ताकि मैं ज्यादा क्यूट और ज्यादा अच्छा लगूं। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरे कहने पे आज तक आपने एक छेद वाली बनियान तक नहीं बदली है, और उस मोहिनी के कहने पे आप लाल कलर की शर्ट लेकर आ गए। और लाए तो लाए, पर इतने सारे क्यों लेकर आए? पागल तो नहीं हो गए हैं आप उसके पीछे? यार क्या करूं, मोहिनी जी जैसे ही मुझे कुछ कहती है, मुझसे टाली नहीं जाती उनकी बात। मैं तुरंत कर बैठता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे खाना लगा के दो। मोहिनी की बातों में खोया विजय चुपचाप टेबल पर जाकर बैठ जाता है और ये सब देखकर कावेरी का खून तो खोलने लगता है। कावेरी गुस्से में विजय को खाना परोसती है और विजय खाना खाकर आराम करने के लिए चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। विजय कावेरी के सौतन के प्यार में पागल हुआ चला जा रहा था और ऐसे ही एक दिन कावेरी गुस्से में खुद से बोलती है, बस अब बहुत हो गया। मैं इस मोहिनी को तो खुद जाकर समझा दूंगी। इसने तो मेरे पति को पागल कर रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल के मेरी सौतन लेकर आ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज तो मैं इसे खत्म करके ही रहूंगी। हाथों में बेलन लिए कावेरी गुस्से में मोहिनी के घर जाती है, पर मोहिनी उस वक्त घर पर नहीं थी। वो काफी बार मोहिनी को आवाज लगाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है। उसका सारा घर खाली था। कावेरी मोहिनी के कमरे में पहुंचती है, जहां उसे मोहिनी का मोबाइल मिल जाता है, जिस पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। कावेरी जल्दी से मोहिनी का फोन उठाती है और फोन को चेक करने लगती है, जिसमें वो देखती है कि मोहिनी आसपास के सभी लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे पैसे ठग रही है।
और उनसे देर तक मीठी मीठी बातें कर रही है। ये सारा सच जानने के बाद कावेरी मोहिनी की सारी चाल समझ जाती है और चुपचाप मोहिनी का फोन लेकर अपने घर आ जाती है। शाम को जैसे ही विजय घर आता है तभी कावेरी बोलती है, सुनिए जी, आज आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप मुझे इस घर में रखना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप मेरी सौतन मोहिनी को रखना चाहते हैं? तुम ये कैसी बात कर रही हो कावेरी? वैसे ही जैसे आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से आप मोहिनी का पीछा करते हैं, उसकी सारी बात मानते हैं, उसके साथ प्यार भरा सलूक करते हैं, इस हिसाब से तो वो मेरी सौतन ही हुई ना। मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर आपके दिल में कुछ भी है ना तो मुझे बता दो, मैं अभी के अभी ये घर छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मोहिनी जी। हाँ हाँ जी बोल लो तुम, वो जी कहलाने के लायक भी नहीं है, वो निहायती बदतमीज बेशर्म कमीनी औरत है। जानना चाहोगे कैसे? रुको मैं अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर कावेरी मोहिनी का वो फोन दिखाती है। इसके बाद विजय के सामने मोहिनी की सारी सच्चाई आ जाती है और थोड़ी ही देर में विजय के सर चढ़ा मोहिनी के प्यार का भूत उतरकर छूमंतर हो जाता है। तभी अपना फोन तलाशती हुई मोहिनी विजय के घर आती है और बोलती है, कावेरी, मेरा फोन नहीं मिल रहा है, कहीं मैं तुम्हारे घर पर तो नहीं भूल गई अपना फोन? हाँ हाँ भूल गई थी, ये लो तुम्हारा फोन। मोहिनी फोन देकर चली जाती है कि तभी कावेरी बोलती है, तो बताओ, अब हो गए उसके प्यार में पागल? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई, मेरे लिए बस तुम ही काफी हो, मुझे कोई सौतन नहीं लानी। विजय की बात सुनकर कावेरी खुश हो जाती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।